कभी महसूस किया है कि किसी के घर में कदम रखते ही एक अजीब सा भारीपन सा लगता है, एक तनाव सा, जैसे हवा में कुछ ऐसा है जिसे आप देख तो नहीं सकते, पर आपकी पूरी बॉडी उसे महसूस कर रही है। और फिर ठीक इसके उलट किसी मंदिर में या किसी पुरानी लाइब्रेरी में जाते ही अचानक एक सुकून, एक शांति का एहसास होता है। ज़्यादातर लोग इसे बस वाइब्स कहकर छोड़ देते हैं, लेकिन आज हम इसी के पीछे के विज्ञान और अध्यात्म के अनोखे मेल को समझने जा रहे हैं। आज की हमारी जो बातचीत है उसका आधार गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य का एक बहुत गहरा विचार है। उन्होंने कहा था, एक घर सिर्फ ईंट और गारे का ढांचा नहीं है, ये भावनाओं का एक जीता जागता अड्डा है। तो आज हम इसी बात की तह तक जाएंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो दावा करते हैं कि घर की ऊर्जा को बदलना मुमकिन है, और इसके पीछे एक तरीका है, एक विज्ञान है। बिल्कुल। और आज हम यही समझेंगे कि कैसे एक घर जो कभी कभी लड़ाई झगड़े और तनाव का सेंटर बन जाता है, उसे एक तपोवन में बदला जा सकता है, मतलब एक शांति का जंगल। और ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वे विज्ञान और अध्यात्म को एक बहुत ही अनोखे नजरिए से जोड़ते हैं। हम देखेंगे कि वे कैसे तर्क देते हैं और ये आज की जिंदगी में कितना प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। स्रोतों में एक टर्म इस्तेमाल हुआ है जो मुझे थोड़ा चौंका रहा है, घर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। सच कहूं तो ये सुनकर मुझे मेरे लिविंग रूम से ज़्यादा फिजिक्स लैब की याद आ रही है। इसका एक घर की शांति या अशांति से क्या लेना देना हो सकता है? ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि स्रोत यहाँ पर वो जो पारंपरिक फिजिक्स वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो इसे एक रूपक की तरह, एक मेटाफोर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए, जैसे एक चुंबक के चारों ओर एक अदृश्य मैग्नेटिक फील्ड होता है। स्रोत कहते हैं कि वैसे ही इंसानी भावनाओं का भी एक ऊर्जा क्षेत्र होता है, जो घर में रहने वाले लोगों के विचारों और इमोशंस से मिलकर बनता है। यह एक सामूहिक भावनात्मक माहौल है। अच्छा, तो ये एक तरह का इमोशनल फील्ड है, पर क्या ये सिर्फ एक महसूस करने वाली बात है या इसका कोई फिजिकल आधार भी है? स्रोत कहते हैं कि इसका फिजिकल आधार भी है। देखिए, हर भावना की, चाहे वो गुस्सा हो, ईर्ष्या हो या प्यार, उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी, एक कंपन होती है। जब घर में लगातार झगड़े होते हैं तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स के सूक्ष्म कण हवा में छोड़ता है। और यह सिर्फ हमारी भावनाओं तक सीमित नहीं रहते, ये भौतिक रूप से हमारे वातावरण का हिस्सा बन जाते हैं। समय के साथ घर की दीवारें, फर्नीचर, यहाँ तक कि पर्दे भी इस नकारात्मक फ्रीक्वेंसी और इन कणों को सोख लेते हैं। ये तो कुछ वैसा ही है जैसे एक पुराने किचन का स्पंज मसालों की गंध सोख लेता है। आप उसे कितना भी धो लें, हल्दी और गरम मसाले की महक वो जाती नहीं है। तो क्या घर की दीवारें भी भावनाओं की गंध ऐसी सोख लेती हैं? क्या बढ़िया एनालॉजी है। बिल्कुल यही होता है, वो स्पंज की तरह ही काम करता है। और यही वजह है कि कुछ घरों में घुसते ही एक अजीब सा भारीपन महसूस होता है, भले ही उस वक्त वहां कोई लड़ भी ना रहा हो। वो ऊर्जा, वो भावनात्मक गंध, वो वहां के माहौल में बस चुकी होती है। हम अक्सर कहते हैं ना कि यहाँ का टेंशन तो चाकू से काटा जा सकता है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। अगर ऐसा है तो ये तो बहुत डरावना है। इसका मतलब अगर किसी घर में बहुत दुख या झगड़े हुए हैं तो क्या वो नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए वहीं फंस जाती है? क्या उस घर का माहौल कभी ठीक ही नहीं हो सकता? यहीं पर हमारे श्रोता एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया लेकर आते हैं, गायत्री मंत्र, जिसे उन्होंने आध्यात्मिक वैक्यूम क्लीनर कहा है। ये शब्द ही अपने आप में कितना अनोखा है। लेकिन मैं उस श्रोता के बारे में सोच रहा हूँ जो इसे सुनकर कहेगा, ये सब तो मन का वहम है, एक मंत्र किसी कमरे को फिजिकली कैसे साफ कर सकता है? ये सवाल ही इस बातचीत का दिल है। स्रोत इस आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दावे के बीच एक पुल बनाने की कोशिश करते हैं। इसका संबंध सीधे तौर पर ध्वनि तरंगों के विज्ञान यानी रेजोनेंस के सिद्धांत से है। सोचिए कि दो गिटार एक ही कमरे में रखे हैं। जब आप एक पर ई स्ट्रिंग बजाते हैं तो दूसरे गिटार की ई स्ट्रिंग भी अपने आप हल्की सी कंपन करने लगती है। इसे रेजोनेंस कहते हैं। हाँ, एक फ्रीक्वेंसी दूसरी को प्रभावित करती है। बिल्कुल। स्रोतों के अनुसार बायो रेजोनेंस इसी सिद्धांत पर काम करता है। गायत्री मंत्र के जो 24 विशेष अक्षर हैं, जब उनका सही उच्चारण होता है तो वे खास ध्वनि की फ्रीक्वेंसी पैदा करते हैं। यह फ्रीक्वेंसी घर के माहौल में जमी हुई उस नकारात्मक या भारी ऊर्जा को उसे कंपन कराकर तोड़ देती है, उसे बिखेर देती है।
ठीक वैसे ही जैसे एक ओपेरा सिंगर एक खास म्यूजिकल नोट से कांच के ग्लास को तोड़ सकता है। एक मिनट, क्या मैं इसे सही समझ रहा हूँ? तो ये कुछ वैसा ही है जैसे जब हमारा इंटरनेट धीमा हो जाता है और हम वाईफाई राउटर को रीबूट करते हैं ताकि सिग्नल फ्रेश हो जाए। क्या हम यहाँ घर के भावनात्मक सिग्नल को रीबूट कर रहे हैं? हाँ, आप इसे एक तरह का स्पिरिचुअल रीबूट कह सकते हैं। यह बिल्कुल सटीक उपमा है और यह तब और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है जब एक परिवार एक साथ बैठकर ध्यान और श्रद्धा से मंत्र जाप करता है। तब उनकी जो अलग अलग ऊर्जा क्षेत्र हैं, जिसे हम आभा या ऑरा कहते हैं, वो आपस में मिलकर एक ज्यादा शक्तिशाली यूनिफाइड एनर्जी फील्ड बनाते हैं। स्रोत में इसे एक ऊर्जा कवच या एनर्जी शील्ड का नाम दिया गया है। ये ऊर्जा कवच का विचार दिलचस्प है, लेकिन क्या ये हमें बाहरी दुनिया से अलग थलग नहीं कर देता? क्या इसका मतलब ये है कि हम अपने घर को एक किले में बदल रहे हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत इसे किले की तरह नहीं बल्कि एक फिल्टर की तरह देखते हैं। ये कवच बाहरी दुनिया से आपको काटता नहीं है, बल्कि आपके घर की फ्रीक्वेंसी को इतना ऊंचा कर देता है कि बाहरी दुनिया की जो निचली फ्रीक्वेंसी वाली नकारात्मकता है, जैसे किसी की ईर्ष्या या गुस्सा, वो आपके घर में आके चिपक नहीं पाती, वो बस गुजर जाती है। तो ये अंदर की सफाई भी करता है और बाहर से आने वाली गंदगी के लिए एक प्रोटेक्शन लेयर भी बनाता है। मतलब ये एक दोहरी प्रक्रिया है, अंदर की सफाई और बाहर से सुरक्षा। गुरुदेव का एक कथन है जो इस बात को और मजबूती देता है, जहां गायत्री है वहां कलह नहीं हो सकती। ये एक बहुत बड़ा दावा है। ये सब सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन थोड़ा मुश्किल भी है, खासकर आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में, जहां परिवार का एक साथ डिनर पर बैठना भी मुश्किल है। तो क्या स्रोतों में इसे करने का कोई व्यवहारिक स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया गया है जिससे कोई भी शुरू कर सके? हाँ, और यही इस पूरी फिलॉसफी की सबसे खूबसूरत बात है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि इसकी शुरुआत सूक्ष्म ऊर्जा या सटल एनर्जी को बदलने से होती है, और इसके लिए किसी चमत्कार की नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक और नियमित दिनचर्या की जरूरत है। ये एक सतत प्रक्रिया है, एक लाइफस्टाइल चॉइस है। स्रोत में इसके लिए 3 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम बताए गए हैं: मंत्र, यज्ञ और नियत। ठीक है, तो पहला कदम है मंत्र जाप, जिसके बारे में हमने अभी बात की। ये मानसिक और भावनात्मक कचरे को साफ करने का काम करता है। लेकिन दूसरा कदम है यज्ञ। यज्ञ का नाम सुनते ही एक बड़े आयोजन की तस्वीर मन में आती है, जिसमें बहुत सारे लोग और पंडित होते हैं। इसे घर में रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है? बिल्कुल सही सवाल। ज्यादातर लोग यज्ञ को एक बड़ा धार्मिक अनुष्ठान समझते हैं, लेकिन स्रोत यहाँ एक बहुत ही सरल, छोटे और दैनिक यज्ञ की बात करते हैं जिसे कोई भी अपने घर में कर सकता है। इसका मुख्य वैज्ञानिक तर्क धुएं के प्रभाव से जुड़ा है। जब यज्ञ में खास जड़ी बूटियों मतलब हवन सामग्री को जलाया जाता है, तो उससे निकलने वाला औषधीय धुआं सिर्फ वातावरण के बैक्टीरिया को ही नहीं मारता, बल्कि उसका हमारे नर्वस सिस्टम पर भी गहरा असर होता है। और इसका पीनियल ग्रंथि से क्या कनेक्शन है, जिसका जिक्र स्रोतों में है? ये एक बहुत बड़ा दावा है कि धुआं किसी खास ग्लैंड को प्रभावित कर सकता है। हाँ, और स्रोत इसका तर्क इस तरह देते हैं, जब हम उस औषधीय धुएं में सांस लेते हैं तो उसमें मौजूद सूक्ष्म तत्व हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं। खास तौर पर पीनियल ग्रंथि, जो हमारे मस्तिष्क के केंद्र में होती है और मेलेटोनिन जैसे हार्मोन्स को नियंत्रित करती है, जो हमारी नींद, मन की शांति और मूड के लिए जिम्मेदार है, उस पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे तनाव स्वाभाविक रूप से कम होता है। तो ये सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि एक तरह की एरोमा थेरेपी और इनहेलेशन थेरेपी का प्राचीन रूप है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब मंत्र ध्वनि से काम करता है और यज्ञ गंध और धुएं से। अब तीसरे कदम पर आते हैं, नियत, इंटेंशन। ये एक आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट जैसा लगता है। ये इस वैज्ञानिक फ्रेमवर्क में कैसे फिट होता है? नियत यानी आपका इरादा, आपकी भावना। स्रोत कहते हैं कि आप अपने घर को क्या समझते हैं, इससे सब कुछ बदल जाता है। क्या आप उसे सिर्फ सामान रखने की जगह, एक स्टोरेज स्पेस, रात को सोने का एक ठिकाना मानते हैं, या आप उसे एक मंदिर, एक पवित्र स्थान, एक अभयारण्य मानते हैं? ये मानसिकता का बदलाव ही नियत है। तो ये एक तरह का माइंडसेट शिफ्ट है। बिल्कुल। जब आपकी नियत बदल जाती है तो उस जगह के प्रति आपका व्यवहार भी बदल जाता है। आप घर में चिल्लाने से पहले सोचेंगे, आप घर को साफ सुथरा रखेंगे, आप वहां पर सकारात्मक बातें करेंगे।
ये ठीक वैसा ही है जैसे हम मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर अपने जूते बाहर उतारते हैं। वो सिर्फ एक क्रिया नहीं है, वो उस जगह के प्रति सम्मान का प्रतीक है। जब आप अपने घर को गृहस्थ तपोवन की नीयत से देखते हैं, तो आप अपने आप ही उन कामों से बचते हैं जो उसकी ऊर्जा को खराब करते हैं। मंत्र और यज्ञ घर को साफ करने के टूल्स हैं, लेकिन नियत उस सफाई को बनाए रखने का कमिटमेंट है। यानी ये गृहस्थ से गृहस्थ तपोवन बनने की यात्रा है। घर वही है, लोग वही हैं, लेकिन उस जगह को देखने और महसूस करने का नजरिया पूरी तरह बदल गया है। ये सिर्फ बाहरी क्रिया नहीं बल्कि एक गहरा आंतरिक बदलाव है। आपने इसे एकदम सही पकड़ा। घर को स्वर्ग बनाना कोई काल्पनिक बात नहीं है। ये अपने घर की भावनात्मक फ्रीक्वेंसी को बदलने की एक प्रामाणिक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जैसे आप एक रेडियो का नॉब घुमाकर सैड गाने वाले चैनल से एक खुशमिजाज चैनल पर जाते हैं, वैसे ही आप इन तरीकों से अपने घर के भावनात्मक चैनल को बदल सकते हैं, और इसका कंट्रोल पूरी तरह से हमारे हाथ में है। ये सुनकर तो ऐसा लगता है कि अगली बार घर में किसी बात पर तनाव महसूस होने पर बहस में उलझने के बजाय शायद कुछ देर रुककर माहौल की फ्रीक्वेंसी बदलने की कोशिश करना ज्यादा बेहतर उपाय हो सकता है। ये उस नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ने से पहले ही रोक देगा। ये शायद सबसे अच्छा बायो हैक है जो कोई भी अपने जीवन में अपना सकता है। ये अपनी बायोकेमिस्ट्री और अपने आसपास के वातावरण को बेहतर बनाने का एक सीधा और प्रभावी तरीका है, जो हजारों सालों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है, और अब स्रोत उसे विज्ञान की भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बातचीत वाकई आंखें खोलने वाली रही। आज की इस चर्चा को हम एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। अगर आपके घर की दीवारें बोल सकती, तो वे क्या कहती? क्या वे तनाव और झगड़ों की कहानियां सुनाती, या शांति और प्रेम की? शायद अब समय आ गया है कि हम उन्हें गाने के लिए एक नया गीत दें।